हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब एकाएक चैप्टर शुरू करना कहीं से भी जायज नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स सभी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे और बेसिक बातों में केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ कंपाउंड के नाम किस आधार पर लिखे जाते हैं, या अगर तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड है तो उसका नाम तुम कैसे बता सकते हो। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सल्फाइट, है ना। अगर किसी भी कंपाउंड के अंत में SO3 लगा हुआ है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे रखते हैं या नामकरण उसका कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जैसा कि तुमको दिख रहा है, जो यहां पर पहला तुमको तत्व दिख रहा है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, कॉपर, आयरन, आयरन, एल्यूमिनियम, ये धातु है। तो जैसा कि पीछे वाले जितने भी नामकरण हमने पीछे किया है उसमें हमने देखा है कि धातु के नाम को ज्यों का त्यों रखते हैं, किसी प्रकार का बदलाव उसमें नहीं करते हैं। और बाकी हम SO3 है तो SO3 के लिए हम सल्फाइट जोड़ते हुए चले जाएंगे। कैसे, आओ जरा बात करें। जैसे अगर बात करें H2 है, H का क्या होता है बाबू? H का होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। और SO3 लगा हुआ है, इसका मतलब सल्फाइट इसमें ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखना, सल्फाइट इसमें ऐड हो जाएगा। फिर Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और यहां पर लगा हुआ SO3 मतलब यहां पर सल्फाइट ऐड हो जाएगा, ठीक है। K2SO3 है, K का मतलब होता है सोडियम पोटासियम, ठीक है। और SO3 लगा है, इसका मतलब सल्फाइट। इसी तरह से अगर बातें करें, Mg का होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और SO3 लगा है, इसका मतलब ये हो जाएगा सल्फाइट। इसी तरह से आगे बढ़े, Ca का कैल्शियम होता है, ठीक है। और SO3 का होता है सल्फाइट। आगे बढ़े, Cu2SO4, Cu2SO3। अब यहां पर देखो, जरा ध्यान से देखना, कॉपर का 2 सल्फेट बन रहा है, ठीक है। कॉपर का 2 सल्फेट बन रहा है ना। एक बन रहा है, 2 कंपाउंड बन रहा है सल्फाइट से, एक Cu2SO3 और दूसरा CuSO3। तो हो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कॉपर 2 अलग अलग संयोजकता दिखाता है, जो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है, या 9th में तुमने देखा होगा। तो यहां पर बात करेंगे Cu2SO3, इसको बोलेंगे कॉपर फर्स्ट सल्फाइट। और यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा CuSO3 कॉपर सेकेंड सल्फाइट, ठीक है। आगे बढ़े, FeSO4। अब यहां पर आयरन फिर से हमको 2 वैलेंसी शो करता है, एक 2 और दूसरा 3। तो 2 वाले वैलेंसी को हम लोग बोलेंगे Fe मतलब आयरन, आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फाइट। और 3 वाले को बोलेंगे आयरन 3 सल्फाइट। बस ध्यान से देखते जाना, बहुत मुश्किल नहीं है नामकरण करना। अगर तुम्हारे सामने अगर ये कंपाउंड आते हैं तो हमें उम्मीद है कि तुम नामकरण कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे ना। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। यहां पर है Al2, ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और SO3 का हल्थराइस है, इसका मतलब ये सल्फाइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं कि केमिकल फॉर्मूला भी हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तुम्हारा रहा वैलेंसी चार्ट। इस वैलेंसी चार्ट का उपयोग करते हुए केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। जस्ट एक बार ये कंप्लीट हो जाए, है ना, इस पूरे वीडियो हम इसको कंप्लीट करने वाले, देन हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे सल्फेट का कंपाउंड का नामकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंत में SO4 आता है तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, हमने पहले बताया कि एक तो हमारा SO4 लास्ट में रहेगा और उसके पहले वाला क्या होगा, अधिकतर धातु होगा। एक हाइड्रोजन हो सकता है हमारा, बट इसके अलावा अधिकतर क्या होगा, अधातु होने वाला, ये धातु होने वाला है, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, यहाँ पर कॉपर, आयरन, आयरन, ये सारे के सारे क्या है, धातु है, ठीक है। एक धातु रहेगा और धातु के बाद हमारा SO4 लगा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमको करना क्या है, धातु का नाम लिखना है, देन यहाँ पर हमको सल्फेट ऐड कर देना है। कैसे, देखो जरा, यहाँ पर देखो H2 है, H2 का मतलब ये हाइड्रोजन होता है। हालांकि हाइड्रोजन धातु नहीं है,
इनमें कुछ धातुओं का गुण पाया जाता है, कुछ अधातुओं का गुण पाया जाता है। तो हाइड्रोजन SO4 का होता है सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका साधारण नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, हमने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका बहुत ज्यादा हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन में क्लास 10th के अंदर में, ठीक है। देन हमारे पास है Na2SO4, Na का होता है सोडियम, ठीक है, और SO4 का होता है सल्फेट। K2, K का मतलब पोटासियम, और SO4 का तो मतलब अभी हमने बताया क्या होता है, सल्फेट। चलो आगे बता दो जरा। M4, Mg4 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और SO4 का होगा सल्फेट। Ba का बेरियम, और SO4 का सल्फेट। बिल्कुल देखो आसान है, कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, Cu2SO4, तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉपर 1 सल्फेट, कॉपर 1 सल्फेट। दूसरे वाले सूत्र में कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर होगा ये कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, तो ये होगा आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट। और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितना है, आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 3 है, तो ये होगा आयरन 3 सल्फेट, 3 सल्फेट। तो इस प्रकार से इजीली थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बाद वाला जो है ना, जहां जहां पर कॉपर और आयरन दो दो वैलेंसीज दिखा रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज तुम इजीली क्या कर सकते हो, सारे के सारे नामकरण कर सकते हो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, और कुछ और कंपाउंड के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब जो बात करने वाले हैं आगे, कुछ और कंपाउंड हमारे पास तो है। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम बातें होने वाली है, और सेम बातें होने का मतलब है ना, एक तो हमारा HCO3 आयन रहने वाला है, यानी कि कंपाउंड के लास्ट में हमारा क्या रहेगा, HCO3 रहेगा, और HCO3 के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा कंपाउंड के अंत में बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी हमारा एक धातु का नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन, कॉपर, कॉपर। देखो कैसे नामकरण करते हैं। सबसे पहला नाम है LiHCO3, तो Li को अपन क्या लिखते हैं, लिथियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिथियम, ठीक है। और HCO3 के लिए हमने कहा बाइकार्बोनेट जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हो गया खत्म कहानी। Na के लिए क्या लिखेंगे, Na के लिए लिखते हैं सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम। और HCO3 के लिए लिखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने कहा KHCO3, तो K के लिए लिखेंगे पोटासियम, पोटासियम। और यहां से HCO3 के लिए लिखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिल्कुल आसान है। Mg के लिए क्या लिखेंगे, Mg के लिए लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और HCO3 के लिए लिखेंगे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। आगे बढ़े, Ba के लिए क्या लिखेंगे, बेरियम। और HCO3 के लिए लिखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखना, Al के लिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और HCO3 के लिए बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। आगे बढ़े, अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, FeHCO3 का होल ट्वाइस है, FeHCO3 का हल थराइस है। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर होल ट्वाइस है ना, तो होल ट्वाइस को हम बना देंगे, Fe का क्या होता है, आयरन, आयरन देखना जरा, आयरन 2 है यहां पर, तो आयरन 2 बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे FeHCO3 हल थराइस है, तो यहां हो जाएगा आयरन 3, आयरन 3 बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। आगे देखो ध्यान से, यहां पर CuSCO3 है, ठीक है, और यहां पर 2 है, मतलब Cu1 होगा, समझ रहे हो, Cu1 होगा, या Cu की वैलेंसी यहां पर 1 होगा, तो यहां पर होगा कॉपर 1, Cu का कॉपर होता है, कॉपर 1 कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट, सिंपल हम लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट होगा बाबू, बाइकार्बोनेट लिखो, बाइकार्बोनेट।
इसी तरह से अगर बात करें CuHCO3 का होल 2s, यहाँ 2 है ना, तो ये हो गया कॉपर 2 बाइकार्बोनेट। तो इस प्रकार से तुम अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर में HCO3 लगा हुआ है तो इजिली तुम उसका नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ और कंपाउंड है जिसके नामकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, और तुम्हारे मन में बात आएगा कि ये तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन किस सिलेबस में है नहीं, मतलब तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये सब जो बाबू देखना था ना, ये तुम्हारा क्लास 9th में ही अच्छी तरह से देखना था। अब अगर तुम वहां से छोड़ के आए हो या देख के भी आए हो तो थोड़ा सा अगर रिवीजन करोगे, है ना, 1 घंटा के आसपास के अराउंड ये पूरा पूरा लेक्चर होगा। अगर ये पूरा देख लेते हो तो निश्चित तौर पर एक बार तुम्हारे माइंड में सारी बातें एक बार फिर से ताजा हो जाएगी। देन अगर उसके बाद जाते हो ना चैप्टर में, तो चैप्टर तुमको बेहद ही इजी लगने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और ऐसे स्टूडेंट क्या जो छोड़ करके आया 9th में, अच्छी से ध्यान नहीं दिया है, बट अब लगता है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ना ही चाहिए ना, तो उसके लिए तो फिर ये हमारा वरदान ही है, अच्छी तरह से समझना है सारी बातों को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाइट्राइड के कंपाउंड को, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंत में N अगर जुड़ा हुआ है, N अगर जुड़ा हुआ है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो N अगर जुड़ा हुआ है तो उस कंपाउंड का लास्ट में जो हम नाम लिखेंगे नाइट्राइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्राइड। और जो शुरू वाला जो है वो धातु का नाम होगा। कैसे, आओ जरा हम बात करें। यहाँ पर Na लिखा है, Na का मतलब क्या होता है तुम्हारा बता दो जरा। Na का मतलब होता है सोडियम। Na3 है और N है, N का मतलब हो गया नाइट्राइड, नाइट्राइड, ये हो गया तुम्हारा नाम। फिर है K3N, K का मतलब होता है पोटासियम, ठीक है, पोटासियम, और N है मतलब नाइट्राइड, ये हो गया तुम्हारा। Mg3N, Mg का होता है मैग्नीशियम, ठीक है, और N का मतलब नाइट्राइड। Ca3N, Ca का मतलब कैल्शियम, और आगे तो बताओ, ये हमारा हो जाएगा नाइट्राइड। देन AlN, Al का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और N का नाइट्राइड, नाइट्राइड। देन इसी तरह से बात करेंगे F3, F3N2, यहां ध्यान से देखना एक बात, F3N2, अब इसका मतलब क्या है। तो यहां पर तुमको क्या नजर आ रहा है बाबू, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर तुमको 2 नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर 2 नजर आ रहा है ना, तो यहां पर ये होगा आयरन 2 नाइट्राइड, ठीक है। और दूसरा अगर कोई आयरन वाला बनता है जिसमें कुछ नहीं है, वो होगा आयरन 3 नाइट्राइड, आयरन 3 नाइट्राइड। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये बातें तुमको क्लियर कहां पर होगा, आगे जस्ट अभी बात करने वाले हैं कि हम लोग केमिकल कंपाउंड वैलेंसी की सहायता से कैसे बनाते हैं, तब जाके तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है नाम पर। आगे देखेंगे Cu3N, क्या है Cu3N, ये होगा हमारा कॉपर 1 नाइट्राइड, और आगे हमारा Cu3N2, ये होगा कॉपर 2 नाइट्राइड। तो ये जो 2 3 या 1 2 लग रहा है आगे वाले क्लास में, इसके जस्ट बाद वाले क्लास में हम क्लियर कर देंगे कि 2 क्यों लग रहा है, 3 क्यों लग रहा है, क्या इसका कुछ और भी नाम रखा जा सकता है, उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं। फिलहाल ये तो हमारा नाइट्राइड का हो गया, कुछ एक कंपाउंड और बचा है, आओ जरा उसको देख ले और फटाफट इस क्लास को हम लोग खत्म करें। तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं फॉस्फाइड के कंपाउंड को, यानी कि हमारे पास अगर लास्ट में किसी भी कंपाउंड के लास्ट में P है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। दूसरे कंपाउंड की तरह यहाँ भी देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा धातु है, बाएं साइड में देखेंगे तो धातु धातु नजर आएगा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, धातु नजर आ रहा है। और दूसरे तरफ देखेंगे तो पी नजर आ रहा है, हालांकि नंबर ऑफ एटम जो है पी का वह अलग अलग तुमको नजर आ रहा है, बट उस पर हमको अभी ध्यान नहीं देना है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, पी के लिए लिखेंगे फॉस्फाइड, क्या लिखेंगे, फॉस्फाइड। तो आओ जरा बात करें, यहाँ पर Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब क्या हुआ, सोडियम, सोडियम लिखेंगे, और पी के लिए यहाँ पर फॉस्फाइड हमको ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, फॉस्फाइड ऐड करना है। Li का मतलब होता है लिथियम, और यहाँ से हमको पी के लिए फिर से फॉस्फाइड ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से के लिए लिखेंगे पोटासियम, और फिर से हमको यहाँ से पी के लिए फॉस्फाइड ऐड कर देना है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, Mg के लिए लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम, Mg के लिए मैग्नीशियम, और फिर से यहाँ पर
पी के लिए फॉस्फाइड हमको ऐड करना है। इसी तरह से Al है, Al का हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और इस तरह से पी के लिए फिर से क्या ऐड करना है, फॉस्फाइड। ये हो गया तुम्हारा। फिर यहां पर अब ध्यान से देखने वाली बात है कि यहां पर पी पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब Fe मतलब आयरन, ये होगा आयरन, और Fe3P2 है तो आयरन 2 फॉस्फाइड हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वाला जो Fep है ये आयरन 3 फॉस्फाइड हो जाएगा, आयरन 3 फॉस्फाइड, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, Cu3P तो ये आयरन फर्स्ट फॉस्फाइड, ये कॉपर, कॉपर फर्स्ट फॉस्फाइड हो जाएगा। देन हमारे पास है Cu3P2, ये हमारा कॉपर 2 फॉस्फाइड हो जाएगा। तो यहां से यहां तक हम बार बार बात कर रहे हैं, ये वाला है यहाँ पर है ना, 2 आयरन के फॉस्फाइड बन रहा है, 2 कॉपर के फॉस्फाइड बन रहा है। तो यहाँ इसको समझने के लिए हमको वेरिएबल वैलेंसीज को समझना पड़ेगा, है ना। कि 9th कक्षा में हमने अच्छी तरह से बात किया था, बट आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 वैलेंसीज होता है। देखो कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है और कॉपर का वैलेंसी 2 भी होता है, जिसके कारण 2 अलग अलग कंपाउंड बनता है और उसका अलग अलग नाम भी होता है। तो अब फाइनली यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं फॉस्फेट के कंपाउंड को। अब फॉस्फेट का कंपाउंड क्या होता है जरा वो बात करें। हमारे पास होगा एक कंपाउंड, कंपाउंड के अंत में यहाँ पर होगा PO4, ठीक है। एक तो PO4 आयन होता है लास्ट में हमारा, और शुरू में होगा धातु, जैसे सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे धातु है। नामकरण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हमको करना ये है, Na मतलब सोडियम है तो सोडियम लिखेंगे, और PO4 का मतलब होता है फॉस्फेट, तो यहाँ पर फॉस्फेट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से Li3PO4, Li का होता है लिथियम और PO4 का होगा फॉस्फेट। Mg3PO4 का होल ट्वाइस, Mg का मैग्नीशियम, ठीक है, और PO4 का होल ट्वाइस का हो जाएगा फॉस्फेट। इसी तरह से आगे देखेंगे, Ca3 मतलब कैल्शियम हो जाएगा ये, और ये PO4 का होल ट्वाइस तो फॉस्फेट। आगे बढ़े AlPO4 तो Al का एल्यूमिनियम और PO4 का फॉस्फेट। इसी तरह से अगर देखें Cu3PO4 तो ये चूंकि कॉपर का 2 फॉस्फेट बन रहा है, तो एक कॉपर 1 फॉस्फेट और कॉपर 2 फॉस्फेट, देखना जरा, ये होगा कॉपर 1 फॉस्फेट, कॉपर 1 फॉस्फेट, और ये होगा हमारा कॉपर 2 फॉस्फेट। इसी तरह से आयरन का 2 फॉस्फेट बन रहा है, आयरन 2 फॉस्फेट और आयरन 3 फॉस्फेट, आयरन 2 फॉस्फेट और आयरन 3 फॉस्फेट। अब ये क्यों बन रहा है, बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसीज का लोचा है। आयरन और कॉपर अलग अलग वैलेंसीज दिखाते हैं, जिसके कारण इसके अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।